Hello everyone, welcome to TAP. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 50 most repeated questions of AFM JIB exam part number 2. Part 1 is already done. This is the part 2 of it. So before I proceed further everyone, अगर आप ये repeated questions कहाँ पर थे, किस तरह से आए हुए थे, आप उसको देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं. You can download the PYQ booklet file. PYQ booklet file में आपको पिछले 5 attempts जो AFM के हुए हैं, rather AFM क्या, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी आपको PYQ बुकलेट मिल जाएगी. यानी पिछले 5 अटेम्प्ट्स 2023, 2024 एंड देन 2025 सारे के सारे अटेम्प्ट्स आपको इसमें इनके जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे. प्लस आपको मिल रहे हैं 1200 एमसीक्यूज एब्सोल्युटली फ्री. प्लस द लास्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. यानी आप पढ़ना चाहें तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं. ये आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जल्दी से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए. एंड सेकेंडली दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. बस इसको डाउनलोड करके चाहे प्रिंट करके रख लीजिए, चाहे जैसे मर्जी रखिए, बट इसको पढ़िए ज़रूर. क्योंकि आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के से आइडिया हो जाता है कि पेपर किस पैटर्न पर आ रहा है और क्या ट्रेंड चल रहा है और आपको उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर व्यू कि एग्जैक्टली पेपर था क्या, तो वहां से आइडिया होता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस स्पेसिफिक पार्ट एवरीवन. ओके, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, प्लीज डू नॉट फॉलो द फैक्ट कि अच्छा मैम ये तो यही वाले क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, इसका मतलब इतनी बार रिपीट हो गए. ऐसे नहीं सोचते. जब ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं तो इसके लिए सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि ओके, इससे पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वहां से वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डालता है. तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस किस स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाना है, रादर देन ये अप्रोच रखना कि ये काम करते हैं बस ये ना मैराथन के ये रिपीटेड क्वेश्चंस, ये वाले 25 रिपीटेड टॉपिक्स वाले, ऐसे वाले प्रिपेयर करके हम निकल जाते हैं. ये अप्रोच ना आपको पेपर में खराब करेगी. सो वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चन, दिस इज अ रिक्वेस्ट, क्वेश्चंस पर फोकस नहीं, कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, आप कभी मार नहीं खाएंगे. So let's begin with it everyone. सबसे पहला आता है consider the two lists given below, match the following. आपको match the following करना है. लिस्ट वन गिवन है, लिस्ट टू गिवन है. लिस्ट वन कहती है डेबिट इन रियल अकाउंट. देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट आपका एसेट्स रिलेटेड होता है. और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये रहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जब ये आपके दोनों निकल गए तो उसके बेसिस पर क्या होगा. अब यहाँ पर बिजनेस, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर डेबिट साइड पर क्या आता है, इंक्रीज इन एसेट आता है. क्योंकि मुझे इसके ऑप्शन में दिख रहे हैं ना एसेट्स, तो मैंने यहाँ पर अक्वायर्ड एसेट यानी एक एसेट और खरीदना इसमें काउंट होगा. और इसका क्रेडिट साइड उल्टा हो जाएगा कि आपने उसको सेल कर दिया. यानी वन का आंसर बी होगा, टू का आंसर सी होगा. यानी ये और ये एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग ये दोनों बाहर निकल गए. नाउ कम्स नॉमिनल अकाउंट. अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है. पेपर में ना रियल अकाउंट तो अलग अलग वे से पूछा गया है, तो इसको तो बहुत अच्छे से आपको करना है, तो इसका ध्यान रखना अपने एग्जामिनेशन के अंदर भी. ठीक है. नाउ नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इसमें आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो आपके आते हैं डेबिट साइड पर. देन इज इनकम्स एंड गेन्स, ये आते हैं आपकी क्रेडिट साइड पर. तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑन द डेबिट साइड. सो इन दिस केस एक्सपेंसेस और लॉसेस का अपना डेबिट साइड पे कैसे बना, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस इनकर्ड. सो 3 का आंसर होना चाहिए डी, तो उसके बेसिस पर ये रहा मेरा आंसर. सी इन क्वेश्चंस में भी ना जो आप नियरेस्ट सोच सकते हो ना, आप पहले उस पर फोकस करो और फिर अपने क्वेश्चन को आगे निकालो. ठीक है ना. ओके. Now comes a person starts a business with an initial amount of 15,000. He gains a profit of 3,000 and he owes 4,500 to an entity. What is the total asset of A? अच्छा, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी इनिशियल अमाउंट जो थी वो थी 15,000 की. ठीक है. ये उसकी कैपिटल हो गई. ठीक है, कैपिटल. और फिर वो कहता है उसने प्रॉफिट कमाया, कैपिटल के अंदर ही प्रॉफिट ऐड होगा, दैट इज 3. तो इसका मतलब उसकी टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई, 18,000 की. अब वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल एसेट्स ऑफ ए. अब यहाँ पर इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन बैलेंस शीट इक्वेशन. ये पेपर में पूछी ही जाती है. 0.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, इसका 1 का भी आता है, तो वेरी करता रहेगा, बट हाँ ये टॉपिक बहुत ईजी है.
आपका कोई भी एसेट कैसे बनता है एवरीवन? एसेट बनते हैं दूसरों से पैसे लेके और अपने पैसे भी डालकर। मतलब एवरी टाइम सी इफ आई बॉट अ कार, कार का डाउन पेमेंट मैंने खुद किया, उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया, तो इसका मतलब मेरी जो कैपिटल है एक तरह से वो पैसा हो गया जो मैंने लगाई है, और लाइबिलिटी वो हुई जो मेरे पैसे नहीं थे, मैंने बाहर से लिए। तो उसके बेसिस पर मेरे पास 18,000 तो मेरे थे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एसेट पता नहीं कितने हैं, लेकिन आपने बाहर वालों से 4500 लिए हैं, तो इसके केस में कितना आ गया? दिस वुड बी टोटल ऑफ ए 4500 एंड 18,000, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 22,500. So this is your question number 2. Answer is A. Which of the following is the statements is correct with respect to a private company? पेपर में ना आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। बीच में आपके पेपर में ये भी आया हुआ था कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक चार्टर्ड कंपनी थी, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एल आई सी और ये वाली कंपनीज के जो क्लासिफिकेशन है कि वो कौन सी कंपनी क्या होती है, वो आया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से करना ही है, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ निकलता ही निकलता है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, ये वो कंपनी है जिसमें आपके लिमिटेड लोग होते हैं, 200 से ऊपर नहीं होते। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज, मैंने अभी बता तो दिया। तो ये तो गलत हो गया। अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, दैट्स करेक्ट। ये रैंडम लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं कर सकती, ये सिर्फ अपने क्लोजली हेल्ड लोगों के साथ में ही बात करके अपना करती है, जनरल पब्लिक को नहीं कह सकते। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अ कंपनी प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, ये तो फैक्ट है, ये तो होना चाहिए। देन हमारे पास क्या आ गया? अच्छा, ये भी तो करेक्ट है, सॉरी, ये करेक्ट है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो इनवाइट नहीं कर सकता, तो सेकंड करेक्ट है। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वो अपने शेयर्स किसी को भी रैंडम नहीं दे सकती, वो इतना भी ऐसा नहीं कर सकती, उसको बेसिकली अपने शेयर्स का ना थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो उसको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। So select the most appropriate answers. I would say the most appropriate answer in this case would be the answer is 2, 3 and 4 are correct, है ना? सिर्फ वन गलत था कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, पब्लिक कंपनी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक कंपनी में यू कैन गो बियॉन्ड एनी ये नंबर, तो उसमें मिनिमम 7 होता है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200। ठीक है, ये किस में लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाइड है। Now comes, consider the following statements and choose which ones are correct. Authorized capital is the amount up to which the company can raise the capital. ऑथोराइज कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? जिसमें हम लोग, जहां तक हमारी कंपनी पैसे रेज कर सकती है, ये तो ठीक है। मैक्सिमम इतनी ही रेज हो सकती है, इसके ऊपर नहीं कर सकते। पेपर में ना ये अलग अलग वे से पूछा गया टॉपिक है कि ये ऑथोराइज, सब्सक्राइब्ड, ये सब कैपिटल्स कैसी होती है, क्या होती है। तो एक तो आया ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट अप टू विच द कंपनी कैन रेज कैपिटल, दैट्स करेक्ट। इशूड कैपिटल इज यू इशूड डायरेक्टली टू पब्लिक और बी इशूड टू पार्टली टू वेंडर्स। अब ये आपके ऊपर है, अगर आपने किसी को शेयर देने हैं, अब या तो वो आपके पर्सनल होंगे लोग जिनको आप दे रहे हो, या फिर आप जनरल पब्लिक को दे दो, दोनों चीजें अलाउड है। और चाहो तो जैसे ना हो, एक ये जो पार्टली टू वेंडर्स वाला क्या सीन होता है, पार्टली टू वेंडर्स में ये होता है कि जैसे मैंने ना आपसे खरीदा लैंड और मेरे पास आपको देने को पैसे नहीं है, मैंने आपको अपने शेयर दे दिए, ये चीज होती है। द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल दैट इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड इज नोन एज स्केड्यूल्ड कैपिटल। अच्छा, स्केड्यूल्ड कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं होती, जो शेयर आपने ले लिया उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज एक्चुअली पेड फॉर बाय द शेयर होल्डर्स इज नोन एज पेड अप कैपिटल। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल हमने हाँ हमने पे कर दिया, वो यही आएगी। तो आई थिंक ये भी आपका सही हो गया, सिर्फ मुझे एक ही गलत लग रहा है, वो है थर्ड। तो कहना है से इसका आंसर 1, 3 एंड 1, 2 एंड 4 होगा, क्योंकि 3 गलत है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस को समझिए, इनके अंदर के कंसेप्ट को समझना जरूरी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कंसिक्वेंटली, मतलब लगातार इन्होंने रिपीट तो करे ही करे। What is the type of cash flow activity described in the following examples? Cash payment to and on behalf of the employees. अगर हमने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर या एम्प्लॉयज को पेमेंट करिए, देखिए उनको पेमेंट कर रहे हो तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की रोजमर्रा की एक्टिविटी, दिस इज नॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जी, तो दिस इज ऑपरेटिंग। नेक्स्ट पार्ट इज कैश पेमेंट टू ओनर टू अक्वायर, रिडीम
एंटिटीज शेयर्स, ये ना फाइनेंसिंग का पार्ट है। अक्वायर करो या रिडीम करो इक्विटी, दिस हैज टू बी और, तो उसके बेसिस पर आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, क्योंकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस की बात करते हैं ना यहाँ के, हमने पैसे लेने देने कुछ करना है उसका, तो वो आपका यहाँ आएगा। ठीक है ना जी? देन so this is the point. Let's move on to the next question. For a finance company, which of the following will be considered revenue from operations? Revenue from operations यानी जो हम regularly revenue earn करते हैं, interest income from loans and investments. तो finance हम financing company के अंदर revenue from operations जो आपका main business है, देखो जिसका काम ही finance का काम है, तो उसके लिए तो डिविडेंड लेना देना ये सब उनके रोज का काम है। आपके लिए और मेरे लिए होगा कि अरे मैंने तो जी पैसे लगाए थे शेयर्स में, मुझे वहां से पैसा है, तो ये एक फर्क रहता है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये आपका वैसे रेगुलर वाला ही हुआ। अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ऐसा कुछ नहीं करते। लीज्ड इक्विपमेंट वाला, जिनका काम ही इक्विपमेंट को लीज पर देना है, उनके लिए है। और लास्ट इज गेन फ्रॉम द सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर बेचना तो वैसे भी किसी के लिए भी नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस काउंट ही नहीं होता। तो इसका आंसर आपके पास आ गया ए। ठीक है। Next is bill receivable account and debt receivable account are a part of dash accounts. मेरे पास दोनों में क्या दिख रहा है? बिल रिसीवेबल में मेरे पास पैसा आना है और डेट रिसीवेबल में मेरे पास पैसा आना है। दोनों में जिसके थ्रू मेरे पास पैसा आना है, आया नहीं है लेकिन आएगा, तो आप उसे कैसे नोट करोगे? वी विल बी नोटिंग इट एज नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल टेंजिबल और पर्सनल आर्टिफिशियल। सी इन दिस केस बिल रिसीवेबल है और डेट भी रिसीवेबल है। दिस इज बेसिकली हमें पैसा आना है किसी पर्सन के थ्रू, तो ये पर्सनल में काउंट होगा। ठीक है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में, क्योंकि आपका ये रिसीवेबल उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, डेट भी उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आंसर वुड बी। मैच द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें एलिमिनेशन करना आपको आना चाहिए, बेसिक से कुछ एक आपको हमेशा याद रहने चाहिए। जैसे AS1, ये आपका फुल डिस्क्लोजर का है, तो जब भी आपको AS1 दिखे तो सबसे पहले डिस्क्लोजर की तरफ भागना है। AS101 भी वही है। ठीक है, तो मतलब वही आ जाते हैं इनमें। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन वाला जो है वो 101 है। देन कम्स फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, दैट इज 101। मतलब याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे मैंने ना इन्हें कोरिलेट किया हुआ है, ऑप्शन नहीं थी, अब या तो दोनों करने थे, तो दोनों को कोरिलेट करके दिमाग में ना एक पैरेलल चलता है। अच्छा इधर इसमें इंड एस में ये था तो एएस में इसका ये था। इससे मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, मतलब ये चीज़ फ्रैंकली थोड़ा टाइम लगता है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार ना सारा का सारा लिस्ट खोल कर बैठिए। और एएस तो सारे याद कर ही लीजिए, 29 ही है आपकी बुक के हिसाब से, तो ज़्यादा है भी नहीं, भी कुछ डिलीट भी हुए हैं, तो उसके हिसाब से हो जाता है। इट्स जस्ट अ थॉट प्रोसेस जो आपको तंग कर सकता है। ठीक है ना? देन इंड एएस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ठीक है, दे आर गुड इनफ। देन AS3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है। तो ये जहां पर आपको दो भी मैच करते हुए देखे, मैं कहती हूँ सारे नहीं आते, दो आते हैं। तो अब आप देखो ए का आंसर 3 किस में है? मेरे पास एक ही तो था, मेरा तो वैसे ही आंसर निकल गया। देखिए, आंसर के लिए मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को उसी में ही दिख गया। याद रखिएगा AS3 और इंड AS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से एक चैप्टर के तौर पर भी दिया हुआ है, तो आपको ये याद होना चाहिए। देन कम्स AS10, इसको याद करने का तरीका इज PPE। AS10 यानी PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एंड द लास्ट वन इज AS19, 19 है आपका लीसेस का, तो यही इसमें दिया हुआ है। Next question is which of the following statements accurately describe a feature of forensic audit? मुझे हमेशा लगता है ये ना टाइप्स ऑफ ऑडिट वो डालते ही हैं, मतलब अब ये रिपीटेड क्वेश्चंस के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। तो अगर मैं ऑडिट्स की बात करूँ तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, ये सारे फोरेंसिक ऑडिट्स हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे ऑडिट्स का जो टाइप है ना, ये मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट फोकसेस प्राइमरली ऑन द कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसको क्या करना है? फोरेंसिक कब आती है? सबने छोटे होते वो देखा था CID, मतलब हम लोगों के टाइम पर तो था, अब तो खैर बंद ही हो चुकी है चीज, बट यस, फोरेंसिक क्या करती है? जब किसी का मर्डर हो जाता है, कोई कोई फ्रॉड हो जाता है, उस पे आके देखती है। तो ये वाला काम थोड़ी है उसका। इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट फ्रॉड एंड द फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर बी। इट इज कंसर्न विद असेसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेशनल प्रोसेस। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। फोरेंसिक यानी खून, मर्डर,
ये ड्रामेटिक वाले वे से बोलकर उन्होंने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन। पता नहीं क्या हुआ था, आपको ये पता है कुछ बुरा हुआ था जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस टीम को आना पड़ा, दैट इज फोरेंसिक्स। तो हमेशा इसको याद रखिएगा थोड़े वो ड्रामेटिक इफेक्ट के साथ। एंड प्लीज जस्ट रिक्वेस्ट, कभी भी ना अकाउंट्स को वो ना सोफिस्टिकेशन वाली चीज में याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आई वोंट से वो अच्छा नहीं होता, मतलब देर आर एरियाज जहाँ पर हम भी ऐसे करते हैं, बट मैं आपको पढ़ाते वक्त ना हमेशा अपना वो जो एक फन साइड जिसमें मैंने याद किया था ना, वो मैं डिस्कस करना पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन ना थोड़ा सा आपको और तैयार करता है। वो सीरियस सीरियस वैसे ही एज पर दिस एज पर दैट अगर पढ़ लोगे ना, तो पेपर के टाइम पर ना उनको रिलेट करने के लिए जब पूरी की पूरी बुक इकट्ठी हो जाएगी दिमाग में, तो रिलेट कैसे कर रहे होगे, वो रिलेशन के लिए आपको ना हर चीज का एक फन पार्ट अपने दिमाग में बनाकर रखना चाहिए, फिर आपको अकाउंट्स बोझ नहीं लगेगा। मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आप ये चीज करके जरूर देखना। एंड इफ इट वर्क्स आउट तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इट एम्स टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड एनालिसिस, ना ना, एनालिसिस वाला काम कंपैरेटिव्स का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स होते हैं, रेशोज उसी का हिस्सा है, और इसके अलावा और भी होते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कॉमन साइज हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ये सारे ना बैठ कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पोस्टमार्टम कर देते हैं एक तरह से। क्यों, क्या, कैसे, कैश का क्या चल रहा है, फंड का क्या चल रहा है, पूरा घुस के देखते हैं उसको। लेकिन इसका काम, फोरेंसिक्स का काम है, कुछ हो गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट इन स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैंने आपको पहले ही कहा था पेपर में हो सकता है। अब ये मत सोचना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो ऐसा ही रिपीट होगा, नहीं। हो सकता है वो बोलते हैं एज पर द पर्टिकुलर थिंग, आप मल्टी स्टेटमेंट दे दें कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इन क्वेश्चंस के ऊपर ब्लाइंडली नहीं चलना, इनके अंदर का सार समझना है। स्टैट्यूट का बेसिक मतलब होता है लॉ, यानी एज पर द लॉ जो ऑडिट किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। कन्वेंशन होती है जो चली चलाई वो है कि प्रैक्टिस है कि देखो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, वो कन्वेंशन है। देन कंपल्सरी और मैंडेटरी जरूरी है। देन नन ऑफ द अबव तो आपको पता ही है। लास्ट इज हमारा लॉ के अकॉर्डिंग चलना, आंसर इज सी। ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच डज नॉट अडेयर टू द कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। अच्छा, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है जी? प्रूडेंस बेसिकली मीन्स कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है पता है? कंजर्वेटिज्म कहता है, बर्थडे पार्टी आ रही है, कहते हैं हाँ जी बर्थडे आ रहा है, कहते हैं बर्थडे ना जब होगा या तो उस दिन मनाना या उसके बाद मनाना, ये पहले प्री बर्थडे बैशेस वाली चीज नहीं करनी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द बर्थडे फॉर अ बिजनेस वुड बी अ प्रॉफिट, एक मेजर एनॉर्मस प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो कहते हैं जब तक आपने प्रॉफिट नहीं कमाया उसको नोट नहीं करना, और साथ ही साथ अगर कोई लॉस होगा ना, लॉसेस के लिए तैयारी अभी से करना, यानी एंटिसिपेट the losses and expenses but not incomes and gains। जब लॉसेस या एक्सपेंसेस दिखे तो दूर से इनके लिए प्रोविजन बना दो, अगर कोई इनकम एंड गेन्स है उन्हें रियलाइज करने दो, फिर रिकॉर्ड करना। देन रेवेन्यू एंड गेन्स आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन दे आर रियलाइज्ड, दिस इज, ये तो पॉइंट है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना डज नॉट अडेयर, तो ये तो सही है। एसेट्स और रेवेन्यूज को हम लोएस्ट वैल्यू पर रखते हैं, क्योंकि हम उस पर नहीं नोट करेंगे जितना मैक्सिमम पर बेच सकते हैं, हम उस पर नोट करेंगे जिस पर एक्चुअली हम अभी नॉर्मली बेच लेते हैं, लोएस्ट वाली वैल्यू की तरफ चलते हैं। Liabilities and expenses should be recognized as soon as they are reasonably certain to occur। जैसे ही आपने किसी को पैसे देने हैं, नोट कर लीजिए, बाद में याद नहीं रहा तो ये भी सही है। अगर तीन सही है तो पक्का लास्ट वाले में गड़बड़ होगी। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज विच आर एक्नॉलेज एंड नॉट फॉर द लाइबिलिटीज दैट कैन बी डिटर्मिन्ड, नहीं उल्टा होता है। प्रोविजन बनाई जाती है जो चीज होनी ही होनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को लॉ कहता है लगनी शुरू हो गई एसेट पे, तो जब तक आपका एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है कि ठीक है बेच देंगे, तब तक या उसको बेच ही देते हो या बेचने वाली हेल्ड फॉर सेल पे डाल दो या उस पे डाल दो, इससे पहले तक ये आपका इसकी डेप्रिसिएशन चलती रहेगी। लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, ये चलता है, कंपल्सरी होता है। ठीक है, द आंसर इन दिस केस which are acknowledged and provisions for liabilities which are acknowledged and not for liabilities that cannot be। अच्छा नहीं, ठीक है, फिर तो ये वाला भी इसमें आंसर चेंज होएगा। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज विच आर एक्नॉलेज्ड, मैंने आपको बोला तो सही कि जो प्रोविजन होती है ये बनती है आपकी सर्टन वाली चीज़ों के लिए,
एंड नॉट फॉर लाइबिलिटीज दैट कैन नॉट बी, ये तो पॉइंट उसने वही बोला है, इसने बोला ही वही है, तो ये भी सही होगा। फिर तो मेरे पास यही आता है, क्योंकि इसका इसका एक छोटा सा वर्जन देती हूँ। हम एग्जैक्टली एसेट और रेवेन्यू वाला पॉइंट नहीं देते, इसमें ना एक और पॉइंट है, वो बता देती हूँ। उस पॉइंट को हम कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मेरे को बाकी सब में ना एक एक पॉइंट मिल गया है जो शॉर्ट शॉर्ट है कि सही है, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। हम ना सिर्फ स्टॉक के अंदर करते हैं कॉस्ट या एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। लेकिन हम रेवेन्यू में ना कहीं पर ऐसे नहीं लिखते कि लोवेस्ट वैल्यू पर जाना, हम रेवेन्यू उस पर नोट करते हैं जितने पर ड्यू हो गया। तो इसके अंदर एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया जो इसको अनश्योर बनाता है, और जो लास्ट वाला पॉइंट है फिर वो वैलिड हो गया, वो तो सही था, क्योंकि मैंने जो आपको स्टेटमेंट बताई वो उससे मैच कर रहा था। द आंसर इज एक्चुअली बी। ठीक है। लास्ट ईयर कंपनीज करंट रेशो इज 3:1। अच्छा, कंपनी की पिछली रेशो वाज 3:1 और क्विक रेशो इज 2:1। ठीक है। अब वो कह रहे हैं दिस ईयर द करंट रेशो, करंट एसेट्स जो हैं वो अभी तक, टोटल करंट एसेट्स अभी भी वही है, करंट रेशो रिमेन्स 3:1, एंड जो हमारी क्विक रेशो है वो गिरकर 1:1 पे आ गई। यानी क्या हुआ है, इसका मतलब मेरे क्विक एसेट्स में कोई बदलाव आया है। क्विक एसेट्स में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आती हैं और वो इधर नहीं थी, दोनों में फर्क जो होगा, मेन चीज उसका भी आता ना। मतलब जैसे अगर हम क्विक रेशो की बात करते हैं ना, क्विक रेशो में क्विक एसेट्स आता है जिसमें ना स्टॉक आता है और ना ही इसके अंदर हमारे पास में वो आता है, ना स्टॉक आता है उसके अंदर, और ना ही इसके अंदर वो आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि क्विक रेशो पहले 2:1 थी, यानी पहले मेरे क्विक एसेट्स ज्यादा थे, अब वो कम हो गए हैं। अगर मेरे पास क्विक एसेट कम हो गए हैं और मेरे टोटल करंट एसेट्स वहीं के वहीं हैं, इसका मतलब या तो इन्वेंट्री या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों बढ़ गए थे, तभी ये क्विक रेशो गिरती है। ये रूल है, क्योंकि ना जो आपके क्विक एसेट्स है वो बनते हैं करंट एसेट्स में से एक इन्वेंट्री माइनस करना और एक प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि इन दोनों का कोई टाइम टेन्योर के साथ लिंक नहीं होता कि अच्छा अभी कभी भी पैसे देकर रिकवर कर लोगे। क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड, बड़े आराम से अगर स्टॉक बिकता होता तो फिर इतनी ज्यादा इन्वेंट्रीज हमारे पास स्टॉक में कंपाइल होकर ना पड़ी होती। तो इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होते हैं। अगर ये रेशो गिरी है, यानी इस केस में या तो हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया है या फिर हमारे पास में जो मेरा न्यूमरेटर है वो बढ़ गया है, उसके केस में होता है। अगर वो गिर रहा है ना, सॉरी, न्यूमरेटर मेरा कम हो गया, न्यूमरेटर कम हुआ है, इसका मतलब मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई होगी या प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। तो इन दिस केस आई वुड से एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री लेवल्स इज द आंसर। ठीक है, बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूविंग ऑन। इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर कैश, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट। मैंने क्या खरीदी है, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और मेरी बैलेंस शीट पे क्या होगा। देखिए बैलेंस शीट में ना ये मेरी एसेट साइड है, एसेट साइड में यहाँ पर मैंने नोट किए हुए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर था मेरा कैश। हुआ क्या होगा अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदी यानी मेरा कैश कम हुआ और इन्वेस्टमेंट में वो ऐड हो गया, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। मेरी वैल्यू जो है, वो पैसा तो मेरे पास टोटल में उतना ही पड़ा होगा, बस फर्क ये है कि कैश में से कुछ पैसा चला गया और उतने की ही मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। यानी क्या मैं कह सकती हूँ, इसकी मूवमेंट जो भी है वो लाइबिलिटी साइड पर तो पहुंची ही नहीं, दैट इज टोटली लिंक्ड विद द एसेट साइड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, इसका चेंज हमारे पास कौन सा आएगा, चेंज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दोनों तरफ इसका चेंज आएगा, या सिर्फ एसेट बदल रहे हैं या सिर्फ लाइबिलिटी या नन। द आंसर इज एक्चुअली बी, none. If a company issues 1000 share for rupees 10 each, which is to be paid in the following: एप्लीकेशन कॉस्ट दी हुई है, आपकी अलॉटमेंट कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट पेड ऑन द फाइनल कॉल दिया हुआ है। इफ द एप्लीकेशन फॉर 2000 shares have been received and the allotment of only 1000 on the proportionate basis has been done, what is the application amount received by the company and the amount returned। कैसा क्वेश्चन बनाया हुआ है, ट्रिकी सा बनाया हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कंपनी ने इशू कितने किए हैं, 1000 शेयर्स, मतलब हमारी एप्लीकेशन के लिए मेरी अलॉटमेंट जो थी, मैं मैक्स अलॉट कर सकती हूँ टोटल 1000 शेयर्स, ये तो हो गया अपना। और क्वेश्चन कह रहे हैं इफ द एप्लीकेशन फॉर 2000 हैव बीन रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट ऑफ ओनली 1000 ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस हैज बीन डन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने प्रोपोर्शनल बेसिस पर इसको दिए हैं शेयर्स, है ना।
तो उसके हिसाब से क्या हुआ होगा, यानी मैंने क्या कहा है कि 20,000 वालों को 10,000 शेयर दिए, तो रिमेनिंग 10,000 वाले क्या होंगे, वो हमारे पास एप्लीकेशन मनी जो आई है वो तो आपके पास सबके लिए आई होगी ना, डबल लोगों के लिए आई है। आपकी एप्लीकेशन थी 5 की, टेक्निकली हुआ क्या है, एप्लीकेशन जो है वो आपको आई है 1,000 पर नहीं, 2,000 शेयर्स पर आई है। 5 into 2,000, क्योंकि आपको 2,000 लोगों ने शेयर के लिए पैसे दिए, यानी आपके पास रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एप्लीकेशन मनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एंड द अमाउंट रिटर्न, इसका कितना हिस्सा कंपनी ने वापस करे। देखिए हुआ क्या होगा, आपने जितने जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है ना, ये आप रख नहीं सकते ना अपने पास, तो टेक्निकली आपको वो जो एक्स्ट्रा कौन से एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, आपने बोला था कि देखो मेरे पास 1,000 शेयर ही हैं, आपने बोला कि ठीक है एप्लीकेशन के 5 रुपए सब लोग दे दीजिए, लोगों ने 2,000 शेयर्स के हिसाब से दे दिया, आपने बोला है ही मेरे पास 1,000, तो इसका मतलब आपने इन 2,000 में से सिर्फ 1,000 शेयर का ही पैसा रखना था, बाकी आपने वापस कर देने थे। यानी क्या हम कह सकते हैं 5 into 1,000 शेयर जो मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर आ गए थे, उनका मेरे को करना पड़ेगा पैसा वापस। द आंसर इज एक्चुअली बी। As per the Companies Act, interest accrued and due on debentures issued should be shown under the balance sheet heading। हमारे पास कह रहा है इंटरेस्ट अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया ऑन द डिबेंचर्स, मतलब एक्चुअली डिबेंचर्स तो हमारे पास लॉन्ग टर्म होते हैं, उसका जो हिस्सा हमारा ड्यू हो गया कि इतना बन गया और हमने देना है, अगर वो हमने देना है तो वो करंट एसेट हुआ क्या, नहीं ना, वो प्रोविजन हुई क्या। प्रोविजन बनाने की बजाय इट इज एक्चुअली टू बेटर टू पुट इट इन द करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि प्रोविजन अलग बनती है, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनती है ना, वो अलग बनती है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा अलग। सो आई कैन से इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग बनता है ए। ओके जी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर इज असेस्ड बाय, फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रैंकली जो स्नैपशॉट होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हुई थी कैसी नहीं हुई थी, एंड में आकर उसके पास जेब में कुछ पैसे भी हैं कि नहीं है, वो आप कैसे निकालते हो, वो ट्रायल बैलेंस से नहीं निकलता, वो बैलेंस शीट वो जर्नल से भी नहीं निकलता, क्योंकि जर्नल तो बेसिक्स है। हम अगर देखिए, अगर मुझे ना क्वेश्चन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर बोलता है आइडली, तो इसका आंसर होता है सिर्फ बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि बात ये होती है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बैलेंस शीट बताता है, और वो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा काम कर रही है कितना नहीं कर रही है, वो आपके पास बताता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस केस के अंदर ना इट शुड बी बेसिकली द आंसर शुड बी डी। ठीक है, रीजन क्या है डी होने का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में कितने रुपए हैं ये वो पूछ रहा है, राइट। Now, let's look at the next question. The next question says the answer is D. Calculate the amount, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन एवरीवन। अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट निकालनी है, वो कैसे निकलेगी, दैट इज P1 + R raised to power n, यानी यहाँ पर मैं लिखूंगी 12,000, 1 प्लस मेरा रेट कितना था इस केस में, गिवन 10% था ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, और टाइम था आपका 3 years, तो कहना है से दिस इज गोइंग टू बी 12,000 इंटू 1.10 का क्यूब। चलिए कैलकुलेट करें, वी हैव टू कैलकुलेट 1.10 का क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 1.331 मल्टीप्लाइड बाय 12,000, मेरे पास आंसर आ रहा है 15,972। ठीक है, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस तो बन ही आते हैं, हो सकता है इसमें से वो बोल देता कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी अलग से सेपरेटली निकाल कर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऐसी हैरानी वाली चीज़ नहीं है, रादर ये आपको देखने को मिलती ही है। ठीक है, आंसर इज ए। What is required rate of return of the company's equity if the expected return on the portfolio of equity shares is 12%, यानी risk free rate हमारा 9% है, and the beta of the company's share price is 1। ठीक है, वो कहता है जो जिस इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस का हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, आप निकाल के बताओ कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कुछ कम कुछ ज्यादा, उसके हिसाब से वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड कितना है आप वो निकालो।
अब यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे दिया हुआ ना, बीटा वगैरह दिया हुआ, इसको हम यूज करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या कहता है? ये कहता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, देन वी हैव आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? जो भी आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब बिना रिस्क के इतने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो आपका आर एफ होता है। उसमें आप क्या ऐड करोगे? बीटा, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कहते हैं सेंसिटिविटी की जो बात होती है ना, मतलब आप मार्केट को देखकर कितना आपको फर्क पड़ता है। अगर मार्केट से ज्यादा पड़ता है तो आप डेंजरस चीज पे फंसते हो, क्योंकि अगर मार्केट डाउन हुई तो ऑर्गेनाइजेशन और नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अगर वो मार्केट से कम अफेक्ट होती है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बिकॉज उसको स्टेबिलिटी मिलती है। ये स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी सब कुछ निकालने के लिए बीटा यूज किया जाता है। अब मेरे को ये पता है, इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑन रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज 12%। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न आपका 12% है, और द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको ये रहा 12% जो है, वो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। और बीटा कितना था? बीटा मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ है 1 का, है ना? बीटा इन्होंने दिया है 1, और हमारे पास में आर एम, मार्केट का रेट कभी कितना चल रहा है? वो है 12%। मार्केट का रेट इज 12%, और -9% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप कह रहे हो कि अगर आप कोई रिस्क ना उठाओ तो आपको मिलेगा 9%, अगर आप अच्छे निकले, आपको रिस्क से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न। उससे आपको फायदा क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं मार्केट प्रीमियम। जितना रिस्क उठाओगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली 9% प्लस 12 - 9 कितना आया? 3%। तो दिस इज 9 + 3% एंड गिविंग यू द आंसर ऑफ 12%। इसे कहा जाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसके फॉर्मूला को अप्लाई किया, और मेरा आंसर आ गया। द आंसर इज एक्चुअली C, everyone, right? Okay, so let's start with question number 19. Which among the following statements are correct regarding bond price volatility? पता है ये एक ऐसा चैप्टर है YTM वाला, जिसमें बॉन्ड थ्योरम्स वाला पोर्शन है, ये कभी उन्होंने मिस ही नहीं किया। दे हैड बीन इन लव विद दिस चैप्टर टू दैट एक्सटेंट कि बॉन्ड थ्योरम से टिल डेट, मतलब प्रीवियस सिलेबस प्रेजेंट सिलेबस दोनों के हिसाब से, बिकॉज आई हैव टॉट इन बोथ द एरियाज, ये इन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। दे हैव बीन ऑब्सेस्ड विद दिस टॉपिक। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन देयर। वो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट कहता है कि द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बॉन्ड वॉलेटिलिटी। देखिए, सेंसिटिविटी है बॉन्ड का प्राइस बदलने से। इंटरेस्ट और प्राइस के बीच का ना जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही आप बोल लीजिए थिन लाइन से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को ये अफेक्ट करते ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं दिस इज लिंक्ड विद द पॉइंट ऑफ बॉन्ड वॉलेटिलिटी। Interest rate risk is a function of interest rate elasticity. Okay, interest rate risk, यस हम बोल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट का जो, देखिए इंटरेस्ट रेट की वेरिएशन डेफिनेटली अफेक्ट डालती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के बॉन्ड को भी और आसपास वालों को भी। तो इसका जो रिस्क है, वो आपकी उस इंटरेस्ट रेट की कितना आप ऊपर नीचे कर सकते हो उसको भी हिलाता है। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, नहीं, इट कैन बी पॉजिटिव इवन। सो नहीं, वी कैन से, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर, आई थिंक वी कैन से दैट इलास्टिसिटी का जो पॉइंट है वो नेगेटिव होता है। देन इज ड्यूरेशन एंड इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉन्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। जैसे जैसे ना आपका ड्यूरेशन बिल्कुल एंड पर आता रहता है ना, आपका जो बॉन्ड का प्राइस है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। सो आई कैन से ये ना इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी के साथ तो इसका नेगेटिव नहीं है, वो ना आपके प्राइस के साथ की जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, वो खत्म होने लग जाती हैं। तो इसके केस में ना मैं कह सकती हूँ, मेरे को लग रहा है जो पॉइंट नंबर 4 है ना, सिर्फ वही एक थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहा है। सो कैन आई से कि इसका आंसर होगा 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो गया। ठीक है ना, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने पड़ते हैं। यू हैव टू री थिंक अबाउट द क्वेश्चन देयर। ओके, कमिंग बैक, पेपर के अंदर TCS, TDS, GST, दे हैव नेवर मिस्ड इट सिंस दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड।
2023 से पहले ये इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। और कई बार ना, अच्छा बैंकर्स ने ना मुझे कई बार ये भी पूछा है कि मैम जो हमें अमेंडमेंट्स करने हैं वो कब तक के करने हैं। देखिए अमेंडमेंट्स आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ अभी से 6 महीने पहले तक के। उसके अभी जो लेटेस्ट आया ना उनको आपने नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद तो डीटीसी पे आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड भी आने वाला है। जब वो चीज़ें आएंगी तब देखी जाएंगी। आपके पेपर से ना नॉर्मली 6 महीने पहले तक जो भी हो चुका होता है सिर्फ उतना ही आपको करना होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की, हाई अमेंडमेंट्स में भी कुछ होगा कुछ नहीं होगा। अभी के लिए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है बस वहीं तक स्टेबल है वो सब। जो इस बार इस साल जीएसटी का 2.0 नहीं आ गया, वो भी अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम है उसके लिए। जो इस अगले अटेम्प्ट में जाएंगे ना उनके लिए 2.0 में कवर करना पड़ेगा। नाउ कम्स टीसीएस अंडर जीएसटी इज कलेक्टेड बाय। टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? टीसीएस पता है क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल। हम ना कुछ गुड्स वगैरह को सेल करते हुए ना उसके अंदर से भी टैक्स कलेक्ट करके जमा करा देते हैं पैसे, ताकि ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि ये जो परचेज करा ना इसके पास बहुत पैसा है। ये चीज़ पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस नॉर्मली ना, अच्छा एग्जांपल देती हूँ, हम कार्स पे ना अगर मैंने 10 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी ना उसके ऊपर 10 लाख एंड अबव की जो कार है उसके ऊपर यू हैव टू पे टीसीएस। वो कटता है। तो ये जो आइडिया हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि अच्छा इसने 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी खरीदी है। जब वो रिटर्न फाइल करेगा ये टीसीएस में ऐसे चमकेगा। अब आइडिया होगा कि अच्छा बंदा जो गाड़ी खरीद रहा है उतना ही उसके पास पैसा भी है। यू कैन रिलेट टू दैट पॉइंट कि देखिए अगर कोई कह रहा है कि देखो मेरी इनकम तो 6 लाख है लेकिन मैंने गाड़ी 20 लाख की निकाली है, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का माथा ठनकेगा और वो बोलेगा एक मिनट, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो दे आर एबल टू गेट थ्रू दैट पर्टिकुलर पर्सन इन अ वेरी आई वुड से क्लियर क्रिस्प और एम्ड मैनर पर जाने लग गए। तो वो चीज करते हैं। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं, टीसीएस तो जीएसटी के अंडर कलेक्ट करना होता है। वो कौन करता है? क्या वो डीलर करते हैं, क्या वो कस्टमर करता है? आप और मैं तो करते ही नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, इसको वैसी बात रख रही हूँ। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी इज समथिंग जो कि वैसे तो फ्रैंकली वो सीबीआईसी के अंडर आता है। जीएसटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये उसके अंडर जीएसटी आपका पड़ता है। तो वो जीएसटी का अपना डिपार्टमेंट है जो करता है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो ये बढ़ती हैं चीजें, क्यों इनके हाथ में पहले दे देना फिर लड़ाई करवाओ, उससे तो अच्छा है इनको भी ना दो, एलिमिनेशन मेथड। फिर यहाँ पर क्या आया मेरे को दिख रहा है यहाँ पर ई कमर्स ऑपरेटर्स, इसका एक्चुअल में डीलर्स की जगह है ना ई कमर्स ऑपरेटर्स से लिंक्ड डाउन है। ठीक है, ये जो डीलर्स वाला पॉइंट है ये आपका सेल ऑफ उस पे जाएगा जो मैंने आपको बताया ना कार्स के ऊपर। What is the essential condition for a meaningful comparison of accounting ratios between companies or over time? अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें कंपनीज को हमने कंपेयर करना है अकाउंटिंग रेशोज के लिए। कंपनी शुड हैव एन आइडेंटिकल प्रॉफिटेबिलिटी। यू बेट ऐसा होता नहीं है कि बिल्कुल सेम सेम प्रॉफिटेबिलिटी हो। मतलब इट्स लाइक कि अगर मैं 90% स्कोर ला रही हूँ तो मैं आपसे ही कंपेयर करूंगी क्योंकि आप भी 90 के आसपास जा रहे हो। आई कैन बी कंपेयर टू एनी बडी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आई वुड से दिस इज नो। कंपनीज शुड ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री नॉर्मली, हाँ सेम इंडस्ट्री का थोड़ा सा बेटर रहता है। क्योंकि आप देख पाते हो ना, मैं अब अगर बोलूँ कि देखिए मैं हूँ तो जेआईबी लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं ना यूपीएससी वालों के साथ हमारे जो स्ट्रेटा है उसे कंपेयर करूँ, वो ना लॉजिक नहीं बनाएगा। तो दिस कैन बी द पॉइंट। लेकिन ये कह रहे हैं एसेंशियल कंडीशन, चलो इसको तो मार्क कर ही रही हूँ अभी क्योंकि ये तो एलिमिनेट कर दिया मैंने। कंपनीज शुड फॉलो द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंपनीज शुड हैव द सिमिलर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो पहली बार निकाल दो। सेम शेयर कैपिटल का मतलब नहीं होता अगर मेरी कंपनी का अच्छा ग्रो कर गई है बजाज के साथ में, एटम बर्ग अगर खुद को कंपेयर कर रहा है, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द शेयर कैपिटल और समथिंग। वो सेम इंडस्ट्री में बैठे हैं, मतलब अगर वो फैन बना रहा है तो ये भी फैन बना रहा है, वो दोनों एक दूसरे का अपना कैपिटल का शेयर देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर देख रहे हैं। बट अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ये तो कर सकते हो बट मेरे को एक बात बताओ। अब यहाँ पर आया ना आप ना एक दो तरह की कंपनीज देखोगे। एक कंपनीज जिन पर आज भी एएस चल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, और कुछ कंपनीज हैं जिन पर मैंडेटरीली इंड एएस लग गया है। आप इन दोनों को कंपनीज को साथ में कंपेयर कर पाओगे इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सबको? बताओ, पॉसिबल है क्या? इंड एएस बन रखे हैं एज पर आईएफआरएस, ये तो अलग चीज हो गई। ये चल रहा था हमने जब 1977 से अपने बनाने शुरू किए, और माइंड यू तब हमें क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हमने बोला था
मेरे को नहीं फर्क पड़ता मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे को नहीं पता इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, मैं तो अपनी चीज़ें अपने हिसाब से बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे इंडिया के लिए ज़रूरी हो गया कि उसको मार्केट के, वर्ल्ड के हिसाब से खुद को चेंज करना था। तो इसने आईएफआरएस फॉलो किए, और एक हमारी बुक में एक और भी दिए हुए हैं। आईएफआरएस को हमने ना कन्वर्जेंस की तरफ मूव करे, मतलब हमने ना ये नहीं किया कि एज इट इज आईएफआरएस कॉपी पेस्टेड और अप्लाई कर दिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने किया हुआ है, कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्जैक्ट ऐसे उठाए हुए हैं, कई बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने आईएफआरएस ही एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो लगा हुआ है वही चलेगा। इंडिया कहता है ना ना, मेरा कंट्री बहुत डिफरेंट चलता है, ऐसे ना करो। मैं नहीं कर रहा, मैं आपके फॉलो कर लूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स कर लूंगा। तो उसके हिसाब से वो इंड एएस में बदलाव लाने लगे। इंडेस यानी कन्वर्जेंस में गए, कन्वर्जन में नहीं गए, हमने डायरेक्टली उठाकर एएस से हम सीधा आईएफआरएस पे नहीं गए, हमने अपने हिसाब से उसको बदला। और सेकेंडली अपने पास क्या आया, आईएफआरएस हो क्या। अच्छा यूएसए में क्या चलता है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से लिंक्ड होता है। मतलब एक ही टॉपिक को करते करते मैं आपका ना 3-4 टॉपिक्स इकट्ठे करा रही हूँ कि इनमें से कुछ भी आ जाए तो एटलीस्ट आपको टेंशन ना हो। एक है यूएस गैप, यानी जो यूएसए में चलते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वहां पर उनके गैप चलते हैं, तो ये सारी चलती हैं। अब अगर मैंने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज किसी की फॉलो नहीं करी ना, अब मैं कंपेयर नहीं कर सकती, मैं बुक्स को कैसे देखूंगी। एक सीबीएसई का बच्चा आईसीएसई बच्चे के साथ बोल सकता है कि अच्छा तुम्हारे 28 मार्क्स आए आउट ऑफ 30, मेरे भी 30 में से 28 है। सिलेबस ही अलग अलग है, चाहे सेम क्लास में बैठे हो, सिलेबस अलग अलग है, क्या कंपेयर कर लोगे। बस वही सेम सिनेरियो हो गया, सेम इंडस्ट्री से ज्यादा बेटर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला पॉइंट है। ठीक है ना। तो मैंने आपको अकाउंटिंग और नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से दे दिया। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय द कंपनीज एट, मुझे ना समहाउ लगता है इनको ना ये बहुत अच्छा लगता है टॉपिक्स, तो प्लीज ये नोट ही कर लेना। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मैंने ना ये पेपर में देखे हैं, और ये आज के हिसाब से नहीं, 2023 से लगातार इनमें से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। ये ना कुछ एक जो आपके पास है ना, बैच कॉस्टिंग, ये वाले सारे पढ़ लीजिएगा। ये नहीं करना कि ठीक है मैम नहीं देखते, मॉड्यूल डी इतना हमें लगता नहीं है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली टू प्रोसेस कॉस्टिंग, बट बाकी सारे भी आपने देखने ही देखने हैं। आई एम नॉट लीविंग यू विद एन ऑप्शन, तो चाहे क्लास के अंदर ये भी नोट करके रख लो, मैंने बाद में ये टॉपिक पढ़ने हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड बाय द कंपनीज दैट, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज होती है। मैं पेपर बनाती हूँ, अगर मैं पेपर बनाती हूँ, मतलब आपका जेआईबी का पेपर नहीं, नॉर्मल पेपर, जैसे अच्छा कोई लिपस्टिक्स हैं, ये लिपस्टिक्स कैसे बनती है, इनकी भी एक तरह से एक प्रोसेस चलता है। वैसे ये बैच में बनती है, पता है मतलब बैच में कैसे बनती है। ये सारी बता देती हूँ, चलो हम पढ़ ही रहे हैं तो। इसका ना यहाँ पर कहीं पर नीचे ना इसके अंदर शेड और वो सारा कुछ लिखा होगा, और इसके ना बॉक्स के ऊपर लिखा होगा इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और बैच नंबर का आइडिया वहां से हो जाएगा कि एक बैच में बनता है, इसका कि लॉट बनता है, फिर अगला लॉट बनेगा, फिर अगला लॉट बनेगा। तो ये हुआ। एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है कार्स का। देखो कार्स के अंदर क्या होता है कि उसके ना कुछ कुछ कंपोनेंट्स ऐसे ही बैच में बनते हैं, तो जो जो बैच में बनते हैं वो तो बैच में आ गए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोसेस में चलते हैं, एक बारी में नहीं खत्म हो रही। जैसे हमारा जो पेपर बनता है, पेपर के लिए पहले पल्प होता है, उस पल्प को वो सॉफ्टन करते हैं, फिर उसको हाई कंप्रेशन के अंदर रख के उसको पेपर्स की फॉर्म में करते हैं, प्रिंट करना है नहीं करना है, फिर वो भी देखना है। एक एक चीज ना अलग अलग प्रोसेस से गुजरती हुई, एक प्रोसेस हुई, अगली प्रोसेस में वो सामान गया, दूसरी प्रोसेस हुई, अगली प्रोसेस में वो काम गया, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रोड्यूसेस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, इंडीड होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट ही बनाएगा। अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे तो हर बार कस्टमाइजेशन अलग होएगी, और वो ना आप ऐसे नहीं चला सकते, वो एक बार ही बने फिर अगली बार फिर बदलेगा। तो प्रोसेस इज बेसिकली एक ही चीज चली जा रही है सारी की सारी लाइन में, ये लाइन ने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और आगे आगे चलता रहा। वो तभी पॉसिबल है जब सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, हेट्रोजीनियस में ये पॉसिबल नहीं है। जॉब कॉस्टिंग में अगर मैं अलग अलग चीज़ें बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा एक बुटीक है, ठीक है, वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट है। मेरी बुटीक में बनते हैं, लोग अपने हिसाब से अपने कपड़े बनवा रहे हैं, तो वो हेट्रोजीनियस है। देन प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, ये कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनने वाले, ये जॉब कॉस्टिंग है। ठीक है, इसको याद रखना, ये जॉब कॉस्टिंग का पार्ट होता है। और लास्ट इज अक्यूमुलेट्स कॉस्ट बाय द जॉब, वही उसी का मतलब उन्होंने दे दिया ना, कंफ्यूजन तो करनी है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है। व्हाट इज द लाइबिलिटी टू पे जीएसटी राइज, जीएसटी के ऊपर इस बार अभी जो पेपर निकला है उसमें ना जीएसटी की एक केस स्टडी आई थी। उसमें उन्होंने क्या दिया था कि आपका जीएसटी अराइज कब होता है। पहला आता है रिसीट ऑफ पेमेंट, दूसरा आता है इशू ऑफ इनवॉइस, तीसरा आता है कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। रूल पता है क्या कहता है, रूल कहता है जीएसटी कब देना है, या तो पेमेंट,
या फिर इशू ऑफ इनवॉइस, या सप्लाई खत्म होने के बाद, मतलब जब वो कंप्लीट हो जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। इनमें से जो अर्लीस्ट होता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। ठीक है, वैसे इसमें लिखना चाहिए अर्लीस्ट ऑफ द अबव, वो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, बट नॉर्मली हम बोलते हैं अर्लीस्ट, जो इनमें से सबसे ज्यादा पहले होगा वो आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज वो क्वेश्चन के मेन पॉइंट को करेक्ट, मतलब मीनिंग को नहीं चेंज कर रहा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो दिस आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। A firm makes a sales of 790 lakhs and the break-even sales volume is 500 lakhs. Calculate the margin of safety. Margin of safety क्या होता है जी? Margin of safety का मतलब होता है ओके, कई बार ना बैंकर्स को ये छोटी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का पता नहीं होता। जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसको तो फिर पता होगा। ये ना आपके पास ग्राफ है, ये यहाँ से शुरू होता है जीरो से। ठीक है, ये मेरी वाई एक्सेस है, ये मेरी एक्स एक्सेस है। जब हमारी सेल शुरू होती है, सेल हमेशा जीरो से शुरू होती है, कमाई होती है तो जीरो से शुरू होगी। दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। खर्चे ऐसे नहीं होते ना, कुछ खर्चे तो फैक्ट्री का रेंट देना जी, मैं कहा हाँ, कहते प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई ना, मैंने कहा प्रोडक्शन तभी शुरू हो गया, अब फैक्ट्री दोगे, तो कहते पहले रेंट दो। तो मतलब रेंट तो जिस दिन आपने प्रोडक्शन शुरू करी तब से खड़ा हुआ है। ये आपकी आती है फिक्स्ड कॉस्ट। और कुछ कॉस्ट होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, रॉ मटेरियल की, बनाना शुरू करोगे तो होगे, तो यानी वो हमारी यहाँ यहाँ से चलती है। तो हम बोल देते हैं कि हमारी ये, क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो हो सकता है ऐसे ऐसे चल रही हो, तो उसके हिसाब से मैं अगर एक ब्रीफ दे दूं, आई एम स्किपिंग दीज टू थिंग्स। मेरा मतलब ये है कि हमारी कुछ कॉस्ट ऐसी है जो जीरो से शुरू होती नहीं। तो ये हमारी चल रही है टोटल कॉस्ट। पहले पहले मेरी टोटल कॉस्ट होगी ज़्यादा, वो ज़्यादा स्पीड पे ग्रो कर रही होगी, और धीरे धीरे मेरी रेवेन्यू उससे ऊपर निकल जाएगा। मतलब एक समय था मेरी टोटल कॉस्ट आता था, फिर एक समय आएगा जब मेरा रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इनिशियली ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस में है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, फिर वो प्रॉफिट में है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा है। ये सिचुएशन जहाँ पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जितना ज़्यादा बड़ा आपका प्रॉफिट, ये एंगल होएगा ना ये वाली चीज़ का, जितना हमारा रेवेन्यू ऊपर ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो है ना, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चले गए, उसे ये डिफाइन करते हैं एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका आंसर कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी सेल्स में ब्रेक इवन के बियॉन्ड जो पैसा है, 790 में से 500 माइनस कर दोगे, जो इसके बियॉन्ड आया वो सारा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो आप करोगे टोटल सेल्स में से एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दीजिए, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट आया, और डिवाइड किससे करना है? इसी एक्चुअल सेल से। तो परसेंटेज में हम बोलेंगे हम लोग 36.71 मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये बफर वाला एरिया है, इसके जितना ज़्यादा ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा फायदा है। तो इसका आंसर बनकर आ रहा है 36.71%। By looking at the program budget, we can easily find out which of the following: what is not being carried out, at what cost it is being carried out. प्रोग्राम बजट क्या होता है? प्रोग्राम बजट होता है जैसे ना बड़े बड़े इवेंट है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि हम ना ब्रांड रिलेटेड कुछ काम करते हैं। प्रोग्राम बजट जैसे मैंने ना अपनी ब्रांड का एक नया मतलब मान लीजिए आई एम समवन जो डील कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर फॉर बाइक्स। ठीक है, तो मैं बाइक्स में डील करती हूँ, तो बाइक्स के अंदर मेरे पास अगर जिस टाइम पर उसका मेरा लॉन्च होना है, उस दिन तो पूरी तैयारी होगी ना, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें तक आपको सोच के चलनी पड़ेंगी। प्रोग्राम बजट उन स्पेसिफिक इवेंट्स, एक स्पेसिफिक दिन, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो इसमें आप कॉस्ट तो निकालते ही हो जो आप कर रहे हो उसकी, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का भी आप सोच कर चलते हो, तभी तो आप उसको बनाते हो। तो क्या कैरी आउट नहीं करना, सब मुंह माया है। इस जो आपने कैरी आउट नहीं करना, आपने उसको फोकस ही नहीं करना। ठीक है ना, तो आंसर इज एक्चुअली बी, 2 and 3। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द फॉलोइंग सिनेरियो। स्टॉक दिया हुआ है, परचेज स्टॉक हमारे पास है। अच्छा, स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, परचेज स्टॉक इज इक्वल टू 40,000, incurred direct expenses, sold some stock, stock left at the end of the year। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? एक स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है,
फिर मैंने और खरीदा, फिर मैंने उसमें से और डायरेक्ट कुछ खर्चे करे, फिर एंड में मेरे पास जो बचा उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास बिगनिंग में था 10,000 का। मैंने इस साल खरीदे कितने, 40,000 के। ये भी हो गया, ये भी हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए, 5,000 के। मेरे लिए जो स्टॉक सेल किया है वो मेरे लिए मेन नहीं है, मुझे कॉस्ट निकालने को बोला है। तो एंड में मेरे पास स्टॉक कितना बचा है, 18,000 का। पहले मैंने सारे खर्चे किए और उसमें से 18,000 का अभी तक पैसा है जो हम आगे बेचेंगे, अभी नहीं बेच रहे। तो 10 प्लस 40 प्लस 5, दिस इज 45,000 माइनस 18,000 गिविंग मी एन अमाउंट ऑफ, कितना आया, अच्छा सॉरी 50 आया ना, 55,000। 40 प्लस 10 है ना, तो 55 माइनस 18 करेंगे, दैट गिव्स मी व्हाट, दैट इज 37। द आंसर इज सी। ठीक है, तो दिस इज रुपीज 37,000। और अगर मुझे क्वेश्चन बोल देता कि आप जीपी भी निकालो, यानी आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है इसके प्रोडक्शन से, तो आप बोलोगे सेल्स में से कॉग्स माइनस कर देते हैं, फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी सी। ठीक है जी। School bag manufacturing company has no change in its break-even levels in which among the following situations? Break even point मतलब जितने रुपए लगाए उतने रुपए वापस आ गए, वो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। चेंज इन द पर यूनिट प्राइस, इनमें से कौन सी सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट चेंज नहीं होगा? देखिए सेलिंग प्राइस बदला, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो हमारे पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कम यूनिट्स में ही मेरा पैसा वापस आ जाएगा, तो इससे तो ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होता है। फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने और घटने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा। पहले मुझे 10,000 रुपीज करने थे तभी मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ रही थी, अब मुझे कम से कम 15,000 रुपीज तक बचाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉस्ट बढ़ गया है, फिर ये बदल रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें भी चेंज होता है। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास जो खर्चा प्रोडक्शन लिंक्ड है उसका कम होने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, इसके बढ़ने से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, तो इसका भी एक इम्पैक्ट तो रहता है। किसका नहीं रहता, चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, शेयर प्राइस से कौन सा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अफेक्ट होता है, तो आंसर इज एक्चुअली डी। ठीक है ना। The allocation of long-term cost to different accounting periods and the difficulties involved in doing so stem from which accounting concept? This is question number 28, जहाँ पर वो कह रहा है कि एलोकेशन करते हैं हम किस चीज़ पर, लॉन्ग टर्म कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट आगे चीज़ों पे बांटते चलते हैं, डिफ़िकल्टीज भी इसमें आती हैं। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म हम कॉस्ट को जब बांटते हुए चलते हैं वो इससे मारते हुए चलते हैं कि हमें लगता है कि वो चीज़ हम आगे आगे वाले ईयर्स में सेटल करके चले ना, मतलब ये नहीं कि एक ही पर्टिकुलर ईयर के अंदर हम सब कुछ करते से, है ना, तो वो हमें गड़बड़ करेगा। तो ये चीज किससे लिंक्ड हुई, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हम चीजों को फाइनेंशियल ईयर्स में बांट कर चल रहे हैं। या फिर दूसरा आया ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द प्रूविंग, आपने अगर कोई चीज बोला है कि 10,000 का एक्सपेंस है, उसका प्रूफ पीछे होना चाहिए। मटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल के एक्सपेंसेस को इसी साल की इनकम्स के साथ में ही आपको लिखकर इसी साल का प्रॉफिट मिलेगा, तो आप इसी ईयर पर सब फोकस करके चलोगे तो आपकी वैल्यूएशन सही आएगी। सो इन दिस केस द आंसर हैज टू बी ए, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड्स की बात कर रहा था ना, हम डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझने वाला पार्ट डिवाइड करके चलते हैं, दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Which among the following is in an internal source of finance for the company? कंपनी के लिए वो इंटरनल यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पैसे अरेंज करने वाली चीज है। फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट और रिटेन्ड अर्निंग्स और डिबेंचर्स। देखिए अगर हम वैसे बात कर रहे हैं तो इसके केस में एक चीज तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि देखिए फैक्ट्री कॉस्ट जो फैक्टरिंग का पॉइंट है वो आपके पास में बाहर वालों से होता है कि हम अरेंज बाहर से करते हैं, तो ये नहीं बोल सकते कि अंदर अंदर का है। ट्रेड क्रेडिट का भी ये होता है कि हम उधारी बाहर से लेते हैं फिर उसके हिसाब से चलते हैं। डिबेंचर्स के केस में भी आई कैन से कि ये वाली चीज भी ना हम दूसरों से लेते हैं, सिर्फ एक ही अमाउंट तो है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन की है, तो वो कौन सी हुई,
वो रिटेन्ड अर्निंग्स ही तो हुई। बाकी सब तो आप किसी ना किसी तरीके से बाहर से उन लोगों से इन्वॉल्व होते हो, वो आपको पैसे देते हैं, या आप उनसे बोलते हो कि आप मेरे को पहले पैसे दो, जैसे फैक्टरिंग में है उधार पर गुड्स ले लेना, वो भी बाहर वाले लोग हैं। इंटरनली सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स है, बाकी सब बाहर के हैं। An agreement to exchange currency 3 months from now at a fixed price happens at which among the following rates? अच्छा ठीक है, 3 महीने बाद का एक अग्रीमेंट है हम करेंसी का खरीदने का, अगर फ्यूचर के हिसाब से चल रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। T+2 यानी ट्रांजैक्शन डे से मिनिमम मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर चीज सेटल हो रही है, तो उसको स्पॉट कहा जाता है। मनी एक्सचेंज रेट ऐसा कुछ होता नहीं है, और देन मंथली एक्सचेंज रेट ऐसा भी नहीं है। 3 मंथ्स के हिसाब से चल रहा है, हम आज की बजाय कुछ सालों बाद उसको बाय करने की बात कर रहे हैं। सो द आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अब ये कस्टमाइज्ड है तो फॉरवर्ड है, अगर स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक आप पर्टिकुलर एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो, तो वो फ्यूचर्स कहलाते हैं। Can a bill discounting bank subtract interest from the bill? This is an example of। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पेमेंट करने से पहले ही जो आपका इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो माइनस करने के बाद आपको बची हुई अमाउंट ही दे। दिस इज फ्रंट एंड, बैक एंड, ऑर्डिनरी इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड इंटरेस्ट। जब आपको पूरा प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे, उसे हम कहते हैं बैक एंड। एक ही बारी में पूरी पेमेंट करोगे, उसे बोलते हैं हम बुलेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग टर्म्स निकलते हैं। सो इन दिस केस ऑर्डिनरी इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, द आंसर इज एक्चुअली फ्रंट एंड इंटरेस्ट। अच्छा पॉइंट है ये बड़ा। इफ अ कैश बुक ओवरड्राफ्ट इज ऑफ 2,10,000, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ओडी उनके पास है, यानी हमने 2,10,000 बैंक को देने हैं। Check which have not been presented for payment on the same date was 15,000 and 18,000। ठीक है, now in this case हमने क्या किया, check which have not been presented for payment। मैंने क्या किया, this is my cash book, cash book is stating कि हमने ना चेक इशू कर दिए हैं, लोग आ जाएंगे और लोग उसको पैसे को निकाल लेंगे। क्या सच में लोगों ने पैसे निकाले? बिकॉज वी हैव टू गो टू द पासबुक। जो पासबुक करती है हमें वो करना पड़ेगा, तभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बीआरएस के अंदर वहां पहुंच पाएंगे जहां वो है। मेरे को क्योंकि वैल्यू बोला गया कि आप निकाल कर दो, मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन पासबुक की वैल्यू निकाल कर दो। अब दोनों अलग अलग चल रहे होंगे तो कैश बुक अगर बिल्कुल पासबुक जैसे करेगा, उसकी वैल्यू अपने आप निकाल लेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने चेक तो जमा कराए, check has been presented for payment, check which have not been presented for payment। हमें लगा था ये 15,000 भी निकल गए, ये 18,000 भी निकल गए, लेकिन एक्चुअल में ये पैसे निकले नहीं है। हुआ क्या है, इन्होंने पैसे नहीं निकाले। अब मुझे पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है ना, मैंने चेक इशू तो कर दिया लेकिन उन्होंने पैसे निकाले नहीं, तो ये दोनों मुझे प्लस करने पड़ेंगे। प्लस भी करूंगी 15,000 और प्लस भी करूंगी 18,000। चेक्स हैव नॉट बीन क्लियर्ड फॉर ऑफ रुपीज 10,000। अब हुआ क्या है, चेक मैंने ना क्या किया है, चेक मैंने डिपॉजिट करवाया है, मेरी तरफ से मैंने बोला मेरी जेब में पैसे आ गए, मेरी जेब में पैसे आ गए, मेरे को लग रहा है कि 10,000 रुपीज आ गए, लेकिन पासबुक क्या कह रही है, अभी चेक क्लियर होने में टाइम है। तो ये वाली चीज क्या जाएगी, ये जाएगी माइनस में, तो यहाँ -10,000। आप देख रहे हो इसमें क्या किया है, जो पासबुक करती है कैश बुक वही करेगी इन ऑर्डर टू रीच वेयर द पासबुक इज। दिस इज 2,10,000 नेगेटिव, 15,000 उसमें आप करो प्लस, प्लस 18,000 भी आप करो प्लस, और माइनस करो आप 10,000। तो मेरे पास आ रहा है 1,87,000 इसका आंसर। क्वेश्चन इज गुड, इट हेल्प्स यू टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन को ना आप तसल्ली से सॉल्व कैसे करते हो। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कंसेप्चुअल नॉलेज। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। सो व्हाट इज योर आंसर? मेरा आंसर आ रहा है इसका ए। ठीक है, चेक्स विच हैव बीन इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशूड का मतलब होता है हमने किसी को दे दिए, उसने वो चेक में से पैसे नहीं निकाले। ठीक है, और दूसरा होता है चेक, चेक्स विच हैव नॉट बीन क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब मेरे को लग रहा है मेरी जेब में पैसा आ गया लेकिन वो एक्चुअली नहीं आया, तो उसके हिसाब से द आंसर हैज टू बी ए। टर्म ऑफ डेट इक्विटी इज, डेट कितना, इक्विटी कितना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी हाई, डेट को कितना दे रहे हो
कहते 10%। इक्विटी को कितना दे रहे हो, कहते डिविडेंड मांगती है बहुत, 12%। ये वाली चीज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। एसेट का स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कैपिटल बजटिंग इस्तेमाल होती है जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए मेजर मशीनरी बाय कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट में पैसे लगाने, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन दिस इज कैपिटल बजटिंग। एंड टर्म ऑफ डेट एंड इक्विटी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है। कितना पार्ट डेट होना चाहिए, कितना पार्ट इक्विटी। फ्रैंकली डेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बाहर वालों का पैसा आप लगाकर मल्टीप्लाई करके वापस करते रहते हो, बट ये कंट्रोल में होना चाहिए कि डेट आराम से पे हो सके। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न इफ द मार्केट इंटरेस्ट रेट इज रेट इक्वल टू, अच्छा ठीक है, आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, अगर आपका जितना मार्केट दे रही है उतना ही आप दे रहे हो। आपने बोला मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और उतना ही उस बॉन्ड पर मिल भी रहा है, तो फिर तो जो आपको चाहिए था उतना ही आ रहा है। इसका मतलब आपका जो आपने मांगा था कि भगवान मेरे को कोई ऐसा बॉन्ड मिल जाए जिस पर 10% मिल जाए, वो आपको 10% ही दे रहा है। तो उस समय पर जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है, इट इज मैचिंग टू योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वॉज यील्ड टू मेच्योरिटी। सिंपल रेट नहीं होता, कंपाउंडेड नहीं होता, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं होता, आंसर इज YTM। ठीक है, क्योंकि सिंपल रेट ऐसा कुछ नाम नहीं होता, कंपाउंडेड रेट नहीं होता, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी एफडीज वगैरह पे लगता है, उसका कोई देना देना नहीं। रिडेम्पशन वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। रिडेम्पशन वैल्यूज जितने रुपए आपको वापस करने होते हैं। Okay. Consider the following information about the company as on 31/3/2023. Calculate net profit after tax for a company for the accounting period. GP दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डिविडेंड इनकम दी हुई है, एडमिन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है और टैक्सेस पेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालिए। नेट प्रॉफिट आपका कैसे निकलेगा, आप जीपी में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दीजिए माइनस, और इनडायरेक्ट इनकम्स कर दीजिए प्लस। तो मेरा जीपी कितना था, 4 लाख। इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है, जितने भी खर्चे वो माइनस, देन डिविडेंड इनकम आई है, पैसे आए हैं 1 लाख, प्लस एडमिन के खर्चे हुए हैं 80,000 माइनस, डेप्रिसिएशन लगी है 1 लाख माइनस, और टैक्स हमने पे किया आफ्टर टैक्स, चाहिए ना इसको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, इसने लिखा है ना यहाँ आफ्टर टैक्स, तो आप टैक्स भी माइनस कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में फिर कैलकुलेशन ही तो मेन रह जाती है। 4 लाख में से आपने पहले माइनस करने हैं 20,000, फिर आपने प्लस करना है 1 लाख। कैलकुलेटर पर प्लस और माइनस वैसे ही लिखिए, फिर आपसे गड़बड़ नहीं होगी। -80,000 -1 लाख -75,000 गिविंग मी एन अमाउंट ऑफ 2,25,000। ये रहा मेरा आंसर। कूल, ये रहा मेरा आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चंस का सिंपल क्या पार्ट है, कुछ नहीं करना, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, इनकम्स को प्लस करना है, बस ध्यान रखना वो इनडायरेक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोडक्शन वाली होंगी तो आपने उसको अवॉइड करना है, वो इसका हिस्सा नहीं होती। अ बॉन्ड हैज़ अ मैकुलेज ड्यूरेशन ऑफ 7 years, ये मुझे लगता है पेपर में आएगी। ये मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न वाला ना, ऐसा पिछली बार के पेपर में क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बॉन्ड। मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। इसमें आपने क्या करना है, आपने ना मैकॉलेज ड्यूरेशन निकालना, आपके पास क्या होता है, इसका बेस्ट तरीका इस जितने भी आपके ईयर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ईयर्स है डिवाइडेड बाय 1 + YTM कर दीजिए। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका। तो आपके पास बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना दिया था, 7 years। 7 years डिवाइडेड बाय 1 + 10% कर दीजिए। तो 7 डिवाइडेड बाय 1.10 किया, तो मेरे पास परसेंटेज के हिसाब से वो मतलब 6 कितना जाएगा, परसेंटेज नहीं करने की जरूरत, 7 डिवाइड बाय 1.1 किया, मेरा आया 6.36। ये रहा इसका आंसर बी। इतना सा क्वेश्चन है। दिस इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन अंडर द बॉन्ड, पेपर में आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन क्या मतलब कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का। देन ये रहा आपका आंसर।
Under the section of Income Tax Act, the deductions in respect of interest on deposits in case of senior citizens, ये मुझे लगता है पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है. 80C to 80U सारे पढ़ लीजिएगा, पेपर में आए ही सबसे ज़्यादा ये वो है, बट 80C to 80U को कोई नहीं छोड़ना. सेक्शन 80C आपको पता होना चाहिए, 80D आपको पता होना चाहिए, 80TTA आपको पता होना चाहिए, 80TTB और 80U भी पेपर में पूछा गया है, और क्यू क्यू बी आर आर बी भी कर लीजिएगा. ये ना, क्यू क्यू बी एंड आर आर बी, ये पेपर हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा. वैसे भी अब ओल्ड टैक्स रिजीम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो शायद आने वाले कुछ सालों में जो आगे वाले जीआईबी एस्पिरेंट्स होंगे इनको शायद ना ही पढ़े. अगर ओल्ड टैक्स रिजीम बिल्कुल ही खत्म हो रहा है फिर तो ये सब मिथ्या बन जाएगा. दिस वुड बी ओल्ड एंड स्क्रैप. अंडर द सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्वेश्चन कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स. ये पता है क्या है, जो भी कौन है अबव 60 है, यानी हमारे घर के बुजुर्ग, उनको ना अगर एफडी, आरडी और इवन सेविंग्स कहीं से भी उनको इंटरेस्ट आता है अप टू ₹50,000, कहते इतने को ना माफ कर दो. यानी मेरे पापा ने क्या किया, ही रिसीव्ड इनकम, एफडी आरडी से पैसा है उनको 2 लाख रुपया, उस 2 लाख में से 50,000 80 TTB के अंडर उनको माफ हो जाएगा. याद करने का तरीका, बी फॉर बुजुर्ग. ठीक है, आप और मैं अगर इंटरेस्ट कमा रहे हैं ना, हमको 10,000 तक का मिलता है. आप और मैं कवर होते हैं 80 TTA, यानी आप, ऐसे याद कर लो. ठीक है, इस पे मिलता है 10,000 की रिबेट. और जो हमारे डिडक्शन बोलते हैं इसको, वैसे तो 80 TTB की अगर बात करोगे तो वो बुजुर्गों को मिलता है, उसके अंदर है 50,000 की. आरआरबी और क्यूक्यूबी आपकी बुक्स के रिगार्डिंग है, और आरआरबी पेटेंट्स के रिगार्डिंग है. ठीक है, 80C में आपकी LIC पॉलिसी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एफडी, बच्चों की ट्यूशन फीस, और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ELSS में लोग पैसे डालते हैं, LIC, वो सारा कुछ इसमें मिलता है. ठीक है, वो इसके अंडर कवर्ड है. नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है वो कॉस्टिंग जहां पर हम ना वेरिएबल देखते हैं, ये फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल कॉस्ट को देखता है. ओनली सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज देयर, ना ना, ये वेरिएबल और फिक्स दोनों को देखता है. तो मार्जिनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. फिक्स कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो ये तो वैसे ही गलत है. Marginal costing involves only cost recording. I cannot say that. I would say ये ना आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज एक्चुअली बी. मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट और अ डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी. क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पता ही है, तो फिक्सिटी में ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में मदद करता है. और कहीं पर भी वेरिएबल कॉस्ट वर्ड लिखा होता तो हम उसको चूज कर सकते थे. लास्ट क्वेश्चन एवरीवन, लीज से पेपर में आया हुआ है, प्लीज़ इसको अंदर से ना वेट लीज, ड्राई लीज, डोमेस्टिक लीज, इंटरनेशनल लीज, और जो आपकी सेल एंड लीज बैक, ये सारी पढ़ लीजिएगा. समहाउ मेरे को लगता है इस बार टाइप्स ऑफ लीजेस में से पेपर रह सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है इस बार ना. तो 2023 के पेपर में भी आया हुआ था, और इसको अगर आप AS से लिंक करोगे तो ये AS 19 है, तो ये पढ़ लीजिएगा. समहाउ कई बार होता ना कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, कर लीजिएगा अच्छे से. Which of the following statements is or correct are correct regarding lease agreement? It's a legal binding agreement. It is एक lease is basically किराए पर आपने कोई चीज लिया, आप उसके बदले लीज रेंटल देते हो, वो agreement है. It guarantees the lessee use of the property and guarantees the lesser regular payments. तभी तो बनता है, उस agreement में दोनों लिखते हैं, मैं आपसे asset लूंगी और मैं आपको उसके बदले पैसे दूंगी. इट कैन बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पसेस, या लोग अपने घर के लिए भी लेते हैं, ऑफिस के लिए भी लेते हैं. ओनली कंपनीज आर अलाउड टू एंटर, ऐसा नहीं हो सकता. लोग भी तो लेते हैं ना अपने घरों के लिए भी लीज पे, लोग घर ले लेते हैं लीज पर, फैक्ट्री ले लेते हैं, ऐसी बातें नहीं करते ये. तो इसका आंसर क्या हुआ? पहले 3 ही सही है, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3. सो दिस इज इट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, और अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चेक आउट आवर वेबसाइट. और अगर आप कोई कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, जो जल्दी से जाकर परचेज कर लीजिए, बिकॉज प्रिपरेशन आपकी, मेहनत आपकी, और जितनी ज़्यादा फोकस्ड होगी उतना आपका फ़ायदा. अगर आप कोई अपनी शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन में जल्दी जल्दी आप पढ़ना चाहते हो, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन भी करनी है, लेकिन समय की आप ये भी जानते हो कि क्रक्स है, कि प्रॉब्लम है टाइम का, तो कंस्ट्रेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी कोर्सेज में जाकर, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ कोर्सेज. एक तरफ आपका कंप्लीट रिकॉर्डेड है बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, एक तरफ है सुपर क्रैश कोर्स जो कंप्लीट लाइव है.
सो लास्ट वीक के अंदर आपको ये देखने को मिल रहे हैं कि चाहे हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, चाहे आरबीडब्ल्यूएम हो गया, आप इसको परचेज कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड है, कंसेप्चुअल नोट्स भी मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी है। सुपर क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, कंसेप्चुअल नोट्स मिल रहे हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और फुल लेंथ भी मिल रहे हैं। बस फर्क क्या है कि ये बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कंप्लीट रिकॉर्डेड है और क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट राइट अवे ऑन आवर वेबसाइट। और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड डिस्काउंट है वो चल रहा है, तो यू कैन यूज दैट स्पेसिफिक कोड एंड बाय नाउ राइट अवे ऑन edutap.in. तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कीप ऑन लर्निंग। एंड हाँ, क्रक्स ऑफ टुडेज सेशन इज डू नॉट focus on the questions, focus on the concepts being repeated, and that is the key to this particular session. Thank you so much for being there. All the very best. Keep learning. Thank you.